ज्वाला सम्राट का पुनर्जन्म। अध्याय 1। जियाओ जुबान मरा नहीं है। डू क्यूई महाद्वीप, केंद्रीय मैदान, द्वैत सम्राट रसातल। टकराना। दुनिया हिल गई और खाली जगह बिखर गई। प्राकृतिक ऊर्जा खाली जगह में एक क्रीम सफेद ऊर्जा भावर की ओर इकट्ठा होती रही। जमीन पर अनगिनत लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे थे जो इस समय हो रहा था। एक दो लोगों को छोड़कर दुनिया के सभी लोग, चाहे वे इंसान हो या जादुई जानवर, इस समय जमीन पर उतरे थे। दूर आसमान में यह नजारा देखकर उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। हवा में केवल सफेद कपड़े पहने युवक की आंखों से एक ज्वलंत गर्म चमक निकल रही थी। उसकी चमकदार आंखें एक अतिप्रवाहित लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी जो आसमान तक उड़ रही थी, जिससे पूरे खाली स्थान में कांपती हुई आवाजों की लहरें निकल रही थी। आदमी के आसपास की जगह बार बार इस लड़ाई के इरादे से टकरा रही थी जो आसमान की ओर बढ़ रही थी। वह बलपूर्वक ढह गई और फिर ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई थोड़ी और ताकत लगा दे तो पलक झपकते ही पूरी जगह ढह जाएगी। इससे उसके बगल में खड़ी दो आकृतियां लगातार आहें भरने लगी। एक कुलीन डूडी वास्तव में इतना शक्तिशाली था। किसी के शरीर के भीतर लड़ाई के इरादे के उठने से ही अंतरिक्ष कांपने और टूटने लगता था। एक कुलीन डूडी वास्तव में डूकी हुई महाद्वीप पर वास्तविक शिखर अस्तित्व होने के योग्य था। सफेद कपड़े पहने उस युवक के पीछे 4 पुरुष और 3 महिलाएं खड़ी थीं। उसके साथ 3 बच्चे भी थे जो 11-12 साल के लग रहे थे और चुपचाप खड़े थे। कुछ बच्चों ने अपने बगल में बैठी 2 खूबसूरत महिलाओं को गले लगा लिया। दोनों आकृतियां भी थोड़ा झुकी। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और छोटे बच्चों को गले लगा लिया। केवल 13 या 14 साल की एक छोटी लड़की अभी भी खाली जगह में खड़ी थी। उसकी आभा से किसी को भी अनजाने में झटका लग सकता था। इस छोटी लड़की की ताकत, जो केवल 14 या 15 साल की थी, वास्तव में उन्नत 8 सितारा डूशेंग वर्ग तक पहुंच गई थी। ऐसी ताकत कुछ ऐसी थी जिसे पूरे डूक्वी महाद्वीप में भी उंगलियों पर गिना जा सकता था। इतनी कम उम्र में ही उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि भविष्य में उसकी ताकत किस तरह के भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह मामला था, इस समय छोटी लड़की की चमकदार और सुंदर आंखों की जोड़ी उसके सामने खड़े व्यक्ति की पीठ पर गौर से देख रही थी, जो बहुत लंबा और सीधा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर एक चमकदार चमक झिलमिला रही थी। ये दृश्य कुछ बच्चों और उसके बगल में बैठी 2 खूबसूरत महिलाओं पर भी दिखाई दिया। उनकी लाल नम आंखें उन्हें अपने सामने वाले व्यक्ति की पीठ देखने से रोक नहीं पा रही थी। उन्हें डर था कि वे सचमुच खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे और रो पड़ेंगे। लेकिन अगर वे नहीं देखेंगे तो उन्हें डर था कि उन्हें फिर कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें डर था कि उनके सामने वाला व्यक्ति पलक झपकते ही गायब हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार, आज जो कुछ भी होने वाला था, वह उन दोनों और उसके लिए अज्ञात था। 2 खूबसूरत महिलाएं डूशेंग। वे यू डूशेंग को ध्यान से देख रही थीं। उनके नम लाल होंठ एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, और उनकी थोड़ी लाल आंखें डूक्यूई को प्रकट कर रही थीं। हालांकि वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन वे डूडी जियाओ डू के बारे में बोलने में असमर्थ थीं। एकमात्र डू टू डू और डू डू डूडी एक थे। उन्हें उसकी ताकत पर और उसकी ताकत पर भरोसा था। उसके मन में चिंता के शब्द नहीं आने चाहिए। उन्हें बस इतना विश्वास करने की जरूरत थी कि उसकी ताकत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पविराम। मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया है। लगता है कि पूर्वजों का अनुमान सही था। डूडी इस दुनिया का अंत नहीं है। डूडी के ऊपर वास्तव में एक चोटी है। जियाओ यान अपने हाथ में जैद की बोतल को घूर रहा था। उसकी आंखों में बार बार एक चमकदार स्वर्गीय ज्वाला सुलग रही थी। इस समय उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भी तेजी से उग्र हो गई थी। इस समय जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर डूक्यूई की लहरें धीरे धीरे और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। एक ऐसा एहसास जो 1 दशक से अधिक समय से प्रकट नहीं हुआ था। इस समय जियाओ यान के दिल में बहुत अधिक आग लग गई थी। उफ, काश मैं उस समय आसपास होता जब जियाओ जुवान ने हमला किया था। शायद वह इस दुनिया से गायब नहीं होता। बगल में खड़े गु युआन ने जब जियो यान के मुंह से यह बात सुनी तो उसने अनायास ही एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर शर्म का भाव उभर आया और उसने कुछ हद तक दुख भरे स्वर में धीरे से आह भरी। ये शब्द सुनकर जियो यान जोर से हंसा। उसने जोर से हंसते हुए गु युआन को सांत्वना दी। हाँ हाँ, ससुर जी, कृपया निश्चिंत रहें। पूर्वज शियाओ जुवान इस दुनिया से पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। तुमने क्या कहा? जियो जुवान मरा नहीं है। जियो यान के शब्द सुनकर गु युआन और जियो झान की आत्माएं कांप उठी।
बगल में बैठे झूकुन की आंखें भी चमक उठी। झूकुन ने भी पिछले कुछ सालों में जियाओ जुवान के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसके दिल में जियाओ जुवान के लिए प्रशंसा की भावना थी। स्वाभाविक रूप से वह ये जानकर बेहद खुश था कि जियाओ जुवान मरा नहीं है। काफी समय बाद गु युआन ने अंततः कांपती और उत्तेजित आवाज में जियो यान से पूछा। वे केवल इतना जानते थे कि जियाओ जुवान ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित किया था ताकि जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण स्वर्गीय अवस्था की सीमा को पार करने और डी अवस्था में प्रवेश करने में मदद मिल सके। इस दुनिया से गायब होने से पहले उसने स्वर्गीय कब्र की आत्मा के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि जियाओ यान ने उसका आध्यात्मिक सार एकत्र कर लिया है। इसलिए जब उन्हें ये खबर पता चली तो वे अतुलनीय रूप से हैरान रह गए। जियाओ यान द्वारा कारण बताए जाने के बाद ही उन दोनों के बीच समझ बनी। हाँ, मुझे पता था। वह ऐसी परिस्थितियों में भी स्वर्गीय मकबरे की मदद से जीवित रहने में सक्षम था। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? हाँ। गु युआन, जो ये सब समझ गया था, दिल खोलकर हंसा। उसका पूरा शरीर एक पल में बहुत जवान हो गया था। जियो यान भी थोड़ा मुस्कुराया। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गया था कि गु युआन हमेशा जियाओ कबीले के पतन के बारे में दोषी महसूस करता था। आखिरकार जियाओ कबीला उस समय गु कबीले का सहयोगी था। हालांकि गु कबीले ने जियाओ जुवान की मृत्यु के बाद ज्यादा मदद नहीं की और जियाओ कबीले का नाश हो गया। गु युआन को कबीले के बुजुर्गों ने भी बाधा पहुंचाई। गु कबीले का ये कबीला मुखिया चाहकर भी शक्तिहीन था। वह अपने दिल में अतुलनीय रूप से दोषी महसूस करता था और अंततः महसूस करता था कि गु कबीले का उसके दिल की गहराई में जियाओ कबीले के प्रति ऋण है। हालांकि जियाओ यान पहले ही सम्राट बन चुका था और जियाओ वंश एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन जियाओ वंश के पूर्वजों के प्रति उसके दिल में अपराधबोध कम नहीं हुआ था। अब जब उसने सुना कि जियाओ जुवान मरा नहीं है और उसके पुनर्जीवित होने की संभावना अभी भी है, तो उसके दिल में अपराधबोध स्वाभाविक रूप से खत्म हो गया। जब तक जियाओ जुवान पुनर्जीवित हो जाता और देखता कि जियाओ कबीला अभी भी मौजूद है और जब वह अभी भी मौजूद था, तब से ज्यादा शक्तिशाली है, तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ शून्य हो जाएगा। चाहे जियाओ जुवान कुछ भी कहे, उसके पास उसका सामना करने के लिए पर्याप्त कारण होंगे। हाँ, लेकिन जियाओ यान, तू बदमाश, तूने मुझे इतने बड़े मामले के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तूने मुझे इतने सालों तक दोषी महसूस कराया। क्या तू जानबूझकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है? जब तू वापस आएगा, तो मैं तुझसे जरूर माफी मांगूंगा। गु युआन की बड़ी हथेली ने जियाओ यान के कंधे पर जोरदार तमाचा मारा। उसकी आंखें जियाओ यान को गौर से घूर रही थीं और वह हंस रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। बेशक जियाओ यान स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों के पीछे के दूसरे अर्थ को समझ गया था। हालांकि वह केवल चुपके से अपना सिर हिला सकता था। गु युआन ने जियाओ यान के दिल में चल रहे विचारों को भांपते हुए तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कुछ कहने ही वाला था कि जियाओ यान ने बात बदल दी। वह एक बार फिर जोर से हंसा और बोला, चिंता मत करो ससुर जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बात बस इतनी है कि इतने सालों में मुझे भरोसा नहीं था कि मैं अपने पूर्वज को फिर से जीवित कर पाऊंगी। इसलिए मैं निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाई। हालांकि आज तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि मेरे पूर्वज की आत्मा की उत्पत्ति में एक अजीब हलचल थी। तभी मुझे अपने पूर्वज को पुनर्जीवित करने का विश्वास मिला। जहां तक इस यात्रा का सवाल है, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा वापस लौट पाऊंगी या नहीं। हालांकि मैं निश्चित रूप से वापस लौटने की पूरी कोशिश करूंगी और ससुर से माफी मांगूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ यान की आंखें एक पल के लिए गु युआन से मिली। फिर जियाओ यान अचानक मुड़ा और गु युआन पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई थी। इसके बजाय उसने शून्य में अजीब दूधिया सफेद भंवर को देखा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करना बंद कर दिया था। जियाओ यान ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। उसके पूरे शरीर की आभा अचानक शांत हो गई। वह बिना किसी प्रशिक्षण के एक साधारण व्यक्ति की तरह था। उसकी आंखें एक पुराने कुएं की तरह शांत थी क्योंकि वह सफेद रंग की ऊर्जा भंवर को देख रहा था जो उससे सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सफेद रंग की ऊर्जा भंवर को बलपूर्वक देखना चाहता था। जियाओ यान चुपचाप शून्य में खड़ा था। हालांकि कहीं से भी जो आभा प्रकट हुई, वह एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की तरह थी जो आकाश में चली गई। यह आकाश को चीरती हुई शून्य के अंत तक पहुंच गई। 10 साल तक जियोयान के दीदी बनने के दौरान जियोयान कई प्राचीन दूधी विशेषज्ञों की कब्रों पर गया था।
हालांकि उनमें से ज्यादातर को बाहरी लोगों ने नष्ट कर दिया था, फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्हें दुनिया ने नहीं खोजा था। फिर भी उसने जो जानकारी हासिल की थी वह जियोयान के लिए अभी भी एक बूंद थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी उसने 1 साल पहले ही इसे बंद कर दिया था। तब से जियोयान को एक मजबूत पूर्वाभास था कि जियो जुआन की पुनरुत्थान विधि निकट भविष्य में होगी। अब जियाओयान का पूर्वाभास आ चुका था। जियाओ जुआन की पुनरुत्थान विधि उसके सामने दूध या सफेद ऊर्जा भावर में मौजूद थी। पूर्वज जियाओ जुआन, युवा पीढ़ी, जियाओयान अंततः आपकी दयालुता का ऋण चुकाने में सक्षम है। जियोयान ने अपने सामने दूधिया सफेद ऊर्जा भावर को देखते हुए मन ही मन सोचा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर जुनेर और कै लिन की तरफ देखा। दोनों लड़कियां लाल आंखों से जियाओयान को देख रही थीं। उनकी आंखों में गहरी अनिच्छा और प्यार भरा हुआ था। जियाओयान ने आगे बढ़कर दोनों लड़कियों और उनके बच्चों को गले लगा लिया। उसने उनके शरीर पर फैली हल्की खुशबू को एक गहरी सांस में लिया। जियाओयान की आवाज अनिच्छा से भरी हुई थी। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे लौटने का इंतजार करना। दोनों महिलाओं ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और सहमति में सिर हिलाया। जिसके बाद जियाओयान ने उस छोटी लड़की की ओर देखा जो उसके आलिंगन में भी थी। उसने अपना शरीर झुकाया और उसके मुंह के कोने पर एक प्यार भरी और गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। जिसके बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, जियो जियो, एक बड़ी बहन के रूप में तुम्हें माँ के लिए इन 2 छोटे भाइयों की देखभाल करनी होगी। जियाओयान ने आखिरकार जियाओयान के निर्देश सुने और वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसकी लाल आंखों से चमकते आंसू तुरंत बहने लगे। उसकी 2 पतली भुजाएं जियाओयान की गर्दन को गले लगा रही थीं। उसका सुंदर सिर जियाओयान की छाती से कसकर टिका हुआ था और वह जोर से रो रही थी। बगल में जुनेर और कै लिन की लाल आंखें ये देखकर और भी लाल हो गईं। चमकीले आंसू मोतियों की तरह गिरने वाले थे। ये दृश्य देखकर और अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए सुनकर जियाओयान का दिल स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सका। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर वह इस समय शांत नहीं रह पाया तो संभावना है कि उसके जाने के बाद ये परिवार पूरे दिन उसकी चिंता करेगा। जियाओयान ने अपने दिल में उठ रही भावनाओं को जल्दी से सुलझाया। उसके बाद उसने जियाओ जियाओ को उठाया, जो उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसके मुंह के कोनों में एक गर्म मुस्कान थी जब उसने जुनेर और कै लिन को देखा। उसने अपना मुंह खोला और उन्हें चिढ़ाया, लड़कियों, ये जीवन मरण का मामला नहीं है। हम बस खेलने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुम क्यों रो रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है। जियाओयान के ये शब्द कहने के बाद जुनेर और कै लिन ने अपने सुंदर चेहरों पर भावनाओं को जल्दी से सुलझाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने जियाओ जियाओ को जियाओयान की बाहों में लिटाया और उसके कोमल चेहरे पर आंसू पोंछे। जिसके बाद उन्होंने उसे धीरे से जुनेर और कै लिन के बीच में रख दिया। उनके शरीर मुड़े और उनकी नजरें उनके पीछे थोड़ी दूर पर खड़े 2 बुजुर्गों पर पड़ी। ये दोनों बुजुर्ग स्पष्ट रूप से जियोयान के विकास में 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे उनके पिता जियाओ झान। याओ लाओ से परिचित होने से पहले जियो झान ने हमेशा उन पर दृढ़ता से विश्वास किया था, भले ही वह बेकार व्यक्ति होने के उन 3 वर्षों से पहले की बात हो, उस अवधि के दौरान या उसके बाद की। जियो झान का हुन कबीले द्वारा पकड़ा जाना जियोयान के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। अगर वह उस समय युवा और लापरवाह न होता, जिससे उसके क्रोध में उसका पूरा कबीला नष्ट हो जाता, तो उसके पिता को पकड़ा नहीं जाता। बेशक दूसरे दृष्टिकोण से यदि जियो झान को पकड़ नहीं लिया गया होता और जियोयान को अधिक प्रेरणा और ताकत की इच्छा नहीं दी गई होती, तो यह संभावना थी कि वह इतनी जल्दी विकसित नहीं होता। ये कहना कठिन था कि यह वरदान था या अभिशाप। दूसरा व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसका जियाओयान के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव था। वह व्यक्ति भी था जो सबसे निर्णायक था, याओ लाओ। अगर जियाओयान के 3 साल के निम्न बिंदु नहीं होते तो याओ लाओ जागृत नहीं होता। अगर जियाओयान के 3 साल के निम्न बिंदु नहीं होते तो जियाओयान को पता नहीं होता कि कैसे सहना है। अगर वे 3 साल नहीं होते तो जियाओयान एक अच्छा प्रशिक्षण आधार नहीं बना पाता। अगर वे 3 साल नहीं होते, जियाओयान ने नालन यानरान के साथ सगाई नहीं तोड़ी होती। शायद वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को आकर्षित नहीं कर पाता। 3 साल तक बेकार इंसान बने रहना। जियाओयान को बेकार इंसान होने का खिताब दिया गया था। उसे नजरअंदाज किया गया था और शाप दिया गया था। 3 साल तक बेकार इंसान बने रहना।
जियोयान ने नालन यानरान को सगाई तोड़ने और 3 साल के समझौते को तोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसी कारण से उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का क्रोध भी झेलना पड़ा था। तथापि यदि ये 3 वर्ष न होते तो जियोयान ब्लैककॉर्न क्षेत्र पर हावी नहीं हो पाता। यदि ये 3 साल न होते तो जियोयान अपनी ताकत पर भरोसा करके यान गठबंधन को मजबूती से स्थापित करने और जियामा साम्राज्य पर हावी होने में सक्षम नहीं होता। यदि ये 3 वर्ष न होते तो सेंट्रल प्लेन्स और शियाओयान का कभी भी विनाश नहीं होता। दूसरी ओर जियो कबीला अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर ये 3 साल न होते तो जियाओयान सेंट्रल प्लेन्स में विभिन्न गुटों के साथ मिलकर स्काई मेंशन एलायंस की स्थापना नहीं कर पाता। इसके अलावा वह ड्यूटी बॉडी भी हासिल नहीं कर पाता जो उसके पास अभी है। इसलिए जियोयान के पास वर्तमान में जो कुछ भी था वह इन दो लोगों से अविभाज्य था। ये कहा जा सकता है कि जियोझान के प्रोत्साहन और समर्थन तथा याओलाओ के पोषण के बिना जियोयान महाद्वीप के उस छोटे से कोने में सिमट कर रह गया होता। वह अतुलनीय आकर्षक महाद्वीप ही वह स्थान बन सकता था जिसके लिए उसका दिल तरसता था। अल्पविराम। याओलाओ और शियाओझान। इतने सालों के बाद याओलाओ की ताकत पहले ही 6 सितारा डूशेंग वर्ग तक पहुंच चुकी थी। हालांकि शियाओझान याओलाओ जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वह भी 3 सितारा डूशेंग वर्ग तक पहुंच गया था। वे दोनों वर्तमान में डूक्यूई महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ थे। बेशक भले ही यह मामला था, फिर भी महाद्वीप पर ऐसे कई लोग थे जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि कोई भी उन दोनों का अनादर नहीं करेगा। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यान कबीले के नेता की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। जियाओयान, ये शीर्ष विशेषज्ञ जिसने पूरे डूक्यूई महाद्वीप को बचाया था। अल्पविराम। जियाओयान ने दो बूढ़े लोगों को देखा। अचानक उसने अपने घुटने मोड़े और हवा में घुटनों के बल बैठ गया। इससे नीचे खड़े सभी लोग प्रशंसा में चिल्ला उठे। ऐसे लोग भी थे जो याओलाओ और जियाओझान से ईर्ष्या करते थे कि उनके पास इतना मजबूत वंशज था जो अपने गुरु के प्रति पुत्रवत था। हालांकि याओलाओ और जियाओझान ने जब ये दृश्य देखा तो जियाओयान की मदद करना चाहते थे, लेकिन जियाओयान एक कुलीन डूडी था जो महाद्वीप पर एक सच्चा शिखर था। वे मात्र डूशेंग के रूप में उन चीजों को कैसे रोक सकते थे जो एक कुलीन डूडी करना चाहता था। इसलिए दो बूढ़े लोग केवल जियाओयान को 10 बार झुकते हुए देख सकते थे। मुझे पालने के लिए धन्यवाद पिताजी। मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद शिक्षक। मैं एक अभिभावक नहीं हूँ और आप दोनों की सेवा नहीं कर पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भविष्य में अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। खुद पर बहुत ज्यादा काम न करें। आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जियोयान ने अचानक अपना मुंह खोला और बोला। दोनों बूढ़ों के बूढ़े चेहरे, जो समय के निशानों से भरे हुए थे, एक संतुष्ट मुस्कान से भर गए। उनकी दोनों आंखें भी सफेद आंसुओं से भर गईं। किसी के जीवन काल में यदि उसे ऐसा उत्कृष्ट वंशज प्राप्त हुआ जो अपने गुरु का आदर करता था, तो ये कहा जा सकता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। दोनों बूढ़ों को उसे पालने और पढ़ाने के लिए धन्यवाद देने के बाद जियोयान ने अपना सिर घुमाया और बगल में ईर्ष्यालु झूकुन को देखा। उसने झूकुन की ओर देखा और संदेह भरे अंदाज में पूछा, चाचा झूकुन, क्या मैं जान सकता हूँ कि जियान इस समय क्या कर रहा है? या फिर वह मेरे पास आकर मुझे विदा करने को तैयार नहीं है? जियाओयान स्वाभाविक रूप से सभी की अलग होने की अनिच्छा से अवगत था। ये कुछ ऐसा था जो इस तथ्य से देखा जा सकता था कि लिटिल फेयरी डॉक्टर नहीं आया था। इसलिए जियाओयान के शब्दों के लहजे में थोड़ी माफी थी। हाँ, भतीजे शियाओयान, तुम्हें इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। उस छोटी लड़की का तुमसे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भविष्य में तुम्हें स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा। तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। हाँ। हालांकि जियाओयान को उम्मीद नहीं थी कि झूकुन का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होगा। जियाओयान ने झूकुन की आंखों में आत्मविश्वास देखकर कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना शरीर घुमाया और उन करीबी दोस्तों का सामना किया जिन्होंने उस समय उसकी मदद की थी। उसकी नजर एक एक करके उन पर पड़ी। लियू किंग, वू हाओ और बाकी लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कुछ सांस लेने के बाद जियाओयान ने उनका सामना किया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसने उनकी ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया, जिसके बाद वह मुड़ा और बिना अपना सिर पीछे किए खाली जगह में लटके क्रीम सफेद ऊर्जा भावर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे खड़े लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर आखिरकार वे होश में आए। उन्होंने जियाओयान की सफेद आकृति को देखा,
जो भावर में प्रवेश करने वाली थी। तुरंत सभी ने थोड़ा सा सिर झुकाया। उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर जियाओ यान की ओर बढ़ाया। उसी समय वे एक साथ चिल्लाए, अलविदा ज्वाला सम्राट, अलविदा ज्वाला सम्राट, अलविदा ज्वाला सम्राट। जियोयान के गायब होने के बाद भी चीखें काफी देर तक जारी रहीं, फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। चिल्लाते समय किसी ने भी डूक्यूई का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी मूल सबसे ऊंची आवाज का इस्तेमाल किया था। यह उन लोगों के प्रति सम्मान का एक रूप था जो उनका सम्मान करते थे। फिर भी गति ने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। जब सभी चिल्ला रहे थे तो किसी के दिल में अनिच्छा नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वे चिल्ला रहे थे, वह वही व्यक्ति था जिसने पूरे डूक्यूई महाद्वीप को बचाया था। वह व्यक्ति ज्वाला सम्राट जियाओ यान था। प्रतिवेदन बंद अध्याय। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। कृपया मुझे सिफारिश करें। कृपया मुझे सिफारिश करें। कुछ परिवर्तन हुए हैं। आकाशमंडल के माध्यम से लड़ाई की उत्पत्ति। अध्याय 2 जीवन मौत। जियाओ यान ने अपने सामने क्रीम सफेद भंवर के बीच की जगह को घूर कर देखा। सही मायने में कहें तो वह अंतरिक्ष में तैर रहे घने सफेद कोहरे को घूर रहा था। ये कुछ ऐसा था जो पहले ही डूक्यूई महाद्वीप से गायब हो चुका था। ये भी कुछ ऐसा था जिसकी योजना हुन तिआंदी ने 1000 साल पहले बनाई थी। इसे पाने के लिए उसने पूरे महाद्वीप का बलिदान भी दे दिया था। डी एसेंस तस्क डी एसेंस। उस समय हुन तिआंदी ने डीटीएफ ब्रून गोली का एक निशान प्राप्त करने के लिए 1000 साल की योजना बनाई थी। हालांकि अब ये डी एसेंस हवा की तरह हैं। तस्क दुनिया वास्तव में बदल गई है। जब तक कोई डूडी बन जाता है तब तक डी एसेंस टीएस संभवतः हवा से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में होगा। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र से वापस लौटना पहले से ही असंभव है। अन्यथा अगर मैं इन डी एसेंस को ससुर और बड़े झूकुन को दे देता तो मैं पतली हवा से 2 कुलीन डूडी बनाने में सक्षम होता। उफ, क्या अफसोस है। सच में टीएस। इस बिंदु तक सोचते हुए जियाओ यान ने एक लंबी सांस छोड़ी। हालांकि दूसरे कोण से इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ यान ने इसके बारे में सोचना जारी नहीं रखा। गु युआन और झूकुन पहले से ही बहुत बूढ़े थे। इसके अलावा वे डूक्यूई महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे पहले से ही डूक्यूई महाद्वीप पर इत्मीनान से जीवन जीने के आदी हो चुके थे। अब जब उन्हें अड़चन को तोड़ने और दीदी बनने के लिए कहा गया तो यहाँ तक कि जुनेर और कैलिन भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। गु युआन की तो बात ही छोड़िए। इसलिए जियोयान का शरीर हिल गया और वह अपने सामने सफेद कोहरे की ओर उड़ गया। जब जियाओ यान आगे बढ़ रहा था तो उसे पता नहीं चला कि डी एसेंस धीरे धीरे जियाओ यान की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वे वास्तव में उसके कपड़ों से गुजरे और जियाओ यान के शरीर में घुस गए, जिसके बाद वे जियाओ यान के डूक्यूई और शरीर में विलीन हो गए। हालांकि प्रभारी व्यक्ति के रूप में जियाओ यान इस बात से पूरी तरह अनजान था। वह अपने सामने घने सफेद कोहरे की ओर बढ़ता रहा। एक अज्ञात समयावधि के बाद जियोयान अंततः रुक गया, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। जियोयान ने जानबूझकर यह हिसाब नहीं लगाया कि वह कितनी देर से चल रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, ये लगभग 10 दिन या आधा महीना रहा होगा। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक उसके सामने अभी भी एक सफेद कोहरा था, कुछ भी नहीं था। जियाओ यान ने दिशा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा वही रहा। उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाया। जियाओ यान के पास अपने सम्राट दायरे की आत्मा को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह अभी भी कुछ नहीं पा सका। इसके बजाय उसे लगा कि उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ली थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। हालांकि वह ये नहीं बता सका कि वास्तव में क्या गड़बड़ थी। इससे जियाओ यान की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। बाद में जियाओ यान का शरीर वास्तव में थोड़ा सूजा हुआ महसूस हुआ। उसने शुरू में सोचा कि वह सम्राट केसार के अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए उसने तेजी से चलने की कोशिश की। हालांकि उसने पाया कि वह जितनी तेजी से चलता था उसका शरीर उतना ही अधिक सूजा हुआ महसूस होता था। अभी तक जियोयान ने अनजाने में देखा कि उसका हाथ वास्तव में छोटी छोटी दरारों से भरा हुआ था। जियोयान के सावधानीपूर्वक अवलोकन के तहत
जियोयान ने पाया कि उसका पूरा शरीर ऐसा ही था। इस समय जियोयान का दिल भयभीत और गंभीर दोनों था। वह अनजाने में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका शरीर टूटने के कगार पर था। जियोयान इसे बलपूर्वक दबाने के लिए अपनी डू क्यूई का उपयोग करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी डू क्यूई को प्रसारित किया, उसने पाया कि इस छोटी सी अवधि में वह पहले से ही अपनी डू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ था। अपनी चोटों को दबाने की तो बात ही छोड़िए। अरे, आखिर हो क्या रहा है? क्यों? ऐसा क्यों है? मेरा शरीर, मेरी डू क्यूई, ऐसा क्यों है? आह, आखिर क्या हो रहा है? क्या डू डी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है? मुझे यह मत बताए कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति ने इन सभी वर्षों में जो महसूस किया है वह सिर्फ एक भ्रम है। क्या प्राचीन काल के कुलीन डूडी सभी यही मरे थे? उस स्थिति में डूडी होने का क्या मतलब है? किसी अज्ञात कारण से जियोयान का दिल वास्तव में चिड़चिड़े तरीके से दहाड़ उठा। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। शिक्षक, पिता, जुनेर, कबीले और पूरे डू क्यूई महाद्वीप के लिए मैंने प्रशिक्षण जारी रखा। मैंने 9 बदलाव किए और एक शेंग बन गया। अंत में मैंने डू शेंग चरण के प्रतिबंध को तोड़ दिया, एक दी में तब्दील हो गया और हुन तियांडी को हरा दिया। हालांकि अंत में ये सब एक मजाक क्यों है? मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जियाओयान ने अपने दिल में इस बिंदु तक सोचा। उसने अपना सिर उठाया और एक कर्कश दहाड़ लगाई जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आकाश की ओर दहाड़ने की पूरी कोशिश की। इस समय जियाओयान के बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा चमकीला लाल था। उसके चेहरे की त्वचा की दरारों से ताज़ा खून के निशान बहते रहे, जिससे जियाओयान का पूरा शरीर खून से लाल हो गया। वह खूनी व्यक्ति में बदल गया था। उसकी दोनों आंखें खून से भरी हुई थीं और बाहर की ओर उभरी हुई थीं। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं और वह सीधा खड़ा था। एक नज़र में वह बिल्कुल एक पागल जादुई जानवर जैसा दिखाई दिया। वह बहुत ही क्रूर लग रहा था। अचानक जियाओयान का शरीर पीछे की ओर गिर गया। उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैलती रही और अनजाने में गायब हो गई। अगर कोई इस समय ये दृश्य देखता, तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह आध्यात्मिक सार के पतन का संकेत था। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह एक अत्यंत अजीब अवस्था में डाई एसेंस के साथ एक हो गई। जियाओयान का शरीर नीचे की ओर गिरा। उसकी गति असामान्य रूप से तेज थी। अगर इस समय जियाओयान के शरीर के नीचे कोई चट्टान होती, तो जियाओयान का शरीर निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाता और वह मौके पर ही मर जाता। बेहोश होने की प्रक्रिया के दौरान जियाओयान ने एक सपना देखा। उसने अपने 3 साल बेकार रहने का सपना देखा। उसने अपने कबीले के लोगों के उपहास का सपना देखा। उसने अपने शिक्षक का अनुसरण करते हुए महाद्वीप में घूमने के आनंद और खतरों का सपना देखा। उसने जुनेर से अलग होने और फिर से मिलने के आनंद और दुख का सपना देखा। लेकिन अचानक ये सब गायब होने लगा। जियाओयान ने देखा कि उसके दोस्त और रिश्तेदार एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। जियाओयान उन्हें अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह शक्तिहीन था। जुनेर की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ती देख जियाओयान ने अचानक जुनेर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उसका हाथ अभी भी खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। सपने में जियाओयान के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वह दुख और आक्रोश में आकाश की ओर दहाड़ने लगा। आह, एक सुनेर, स्वर्ग अन्याय है, स्वर्ग अनुचित है, उद्धरण चिन्ह। उसी समय जियोयान, जो लगातार वास्तविकता में गिर रहा था, ने भी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि परिणाम अलग था। उसके हाथ में चांदी सफेद रोशनी की एक अतिरिक्त किरण थी। इस समय चांदी सफेद रोशनी की यह किरण अचानक जमने के कारण लगातार संघर्ष कर रही थी। वह जियोयान के हाथ से छूटने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जियाओयान इस समय डू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जियाओयान ज्वाला सम्राट था। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत थी। चांदी सफेद प्रकाश की एक छोटी सी किरण उसके हाथ से कैसे बच सकती थी? इसलिए कुछ देर तक बिना किसी लाभ के संघर्ष करने के बाद वह अंततः रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वह गिर गया था और चुपचाप जियाओयान के हाथ पर पड़ा रहा और जियाओयान के गिरने के साथ साथ उसका पीछा करता रहा। कृपया मुझे सिफारिश करें। आपके वोट मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। खंड 1 अध्याय 3। यह अजीब तरह से परिचित था। यह एक विशाल और असीम जंगल था।
जंगल की गहराई में एक ऊंची पहाड़ी चोटी दिखाई दे रही थी जो आधी लाल और आधी सफेद थी। यह बादलों में एक खंभे की तरह आसमान की ओर उठी हुई थी। इस समय जंगल में एक खुली जगह में एक लाल ज्वलंत आकृति जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसके सिर के ऊपर एक विशाल ऊर्जा भंवर धीरे धीरे घूम रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अत्यंत तेज गति से अभिसरित हो रही थी, जिससे आसपास के वातावरण में ऊर्जा के झोंके बन रहे थे, जिससे हवा के झोंके के कारण आसपास के कुछ पेड़ गिर गए। हालांकि उसके बगल में खुली जगह पर लेटा सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जो कोमा में था, सुरक्षित और स्वस्थ था। उस पर तूफान का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जलती हुई आकृति जमीन से उठ खड़ी हुई। लपटें कम हो गईं और एक सुंदर चेहरा सामने आया। उसकी भौहों के बीच आधी काली और आधी लाल लौ का निशान हल्का हल्का चमक रहा था। हालांकि इस समय उसने भौहें सिकुड़ी और अपने बगल में लेटे हुए आदमी को देखा। ये जांचने के बाद कि वह आदमी ठीक है, उसने अपना सिर उठाया और दूर पहाड़ की चोटी को देखा। वह फिर से क्रॉस लेग करके बैठ गया और चुपचाप उसके जागने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद जियोयान हल्की खांसी के साथ धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। आह, मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरी मेरी चोटें ठीक हो गईं। एक ओर जियोयान ने अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। दूसरी ओर उसने अपने मन का उपयोग अपने शरीर के अंदरूनी भाग का निरीक्षण करने के लिए किया। हालांकि उसने पाया कि उसके शरीर में कुछ और सम्राट के स्रोतों को छोड़कर कोई बदलाव नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी मूल शारीरिक चोटों से बहने वाला खून भी नहीं था। इससे जियोयान को लगा कि वह सपना देख रहा है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसके बगल में क्रॉस लेग बैठी हुई ज्वलंत आकृति है। हुओयी, वैसे हुओयी, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि उस जगह पर क्या हुआ था? जियोयान ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक उसने हुओयी को नहीं देखा, और फिर उसने थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। जियोयान को यह अजीब लगा कि जब वह मरने के कगार पर था तो हुओयी प्रकट नहीं हुआ। हुओयी और जियोयान मूल रूप से एक ही थे। हालांकि इसकी अपनी बुद्धि थी, लेकिन जब जियोयान खतरे में था तो यह उसे कैसे अनदेखा कर सकता था। इससे जियोयान को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह बहुत सीधे पूछने में शर्मिंदा था, इसलिए उसने गोलमोल तरीके से पूछा। मुझे याद है, मैंने आपके घायल होने की पूरी प्रक्रिया भी देखी थी। हुओयी ने कुछ हद तक माफी मांगते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने जियाओयान के शब्दों में संदेह को भांप लिया था और आगे बोल दिया। हालांकि मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। मैं आपको चेतावनी देने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरी सारी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई थी जब मैं भावर में प्रवेश किया था। चाहे मैंने कितना भी संघर्ष किया, ये व्यर्थ था। जियाओयान धीरे धीरे समझ गया कि हुओयी ने एक डूडी के रूप में अपनी ताकत के बावजूद लगभग अपना जीवन खो दिया था। हुओयी हुओयी के वर्तमान 9 सितारा डूडू जियाओयान को 9 सितारा डूडू जियाओयान माना जाता था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। इन 10 सालों में जियाओयान की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह 9 सितारा डूशेंग वर्ग के शिखर पर पहुंच चुका था और एकदम सही 9 सितारा डूशेंग वर्ग से बस एक कदम दूर था। ऐसा होने के बावजूद भी वह जियाओयान की मदद करने में असमर्थ था। इस वजह से लिटिल यी खुद को काफी असहाय महसूस कर रहा था। जियोयान ने हुओयी का नाम बदलकर हुओयी रख दिया था, क्योंकि हुओयी का बाहरी रूप अब शिशु जैसा नहीं रह गया था। इसके अलावा हुओयी के पास पहले से ही अपनी बुद्धि थी। ये दो लोगों के विचारों के बराबर था जो अकेले जियोयान पर एकत्र हो रहे थे, जिससे उन दोनों को अपने दिलों में बेहद असहज महसूस हो रहा था। इसलिए उन दोनों के बीच के विचारों को जियाओयान ने तोड़ दिया था। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला आखिरकार जियाओयान की थी, इसलिए जियाओयान ने स्वर्गीय ज्वाला से हुओयी की चेतना को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया था। जिसके बाद उसने हुओयी के लिए एक अग्नि आत्मा शरीर बनाने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग किया। अंत में उसने सफल होने से पहले कुछ वर्षों तक इसे पोषित करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग किया। इसलिए जियाओयान वर्तमान में स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने में सक्षम था। हुओयी भी जीवन परिवर्तन ज्वाला गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के बाद एक वैकल्पिक स्वर्गीय ज्वाला बन गई थी, जिसे जियाओयान ने तब प्राप्त किया था। हुओयी ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना हाथ घुमाया। उसके हाथ में प्रकाश की एक चांदी सफेद पट्टी दिखाई दी। यह मुड़ती रही और संघर्ष करती रही। आसपास की जगह में छोटी छोटी दरारें दिखाई देती रहीं। जियाओयान ने अपनी भौहें उठाई और हुओयी को अजीब तरह से देखा। यह अंतरिक्ष बल का एक झोंका था।
जियाओयान की दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष बल के इस झोंके की असाधारणता को देख सकता था। आखिरकार साधारण अंतरिक्ष बल में इस अंतरिक्ष बल के झोंके जैसा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। हालांकि इस अंतरिक्ष बल के झोंके का आध्यात्मिक ज्ञान अधिक नहीं था, लेकिन यह इसकी असाधारणता दिखाने के लिए पर्याप्त था। जब तुम उस स्थान पर थे तब तुमने इसे पकड़ लिया था। जब मैं पहले आया था तो मैंने पाया कि तुमने इसे कसकर पकड़ रखा था, इसलिए मैंने इसे अस्थायी रूप से तुम्हारे लिए दूर रख दिया। जैसे ही जियाओयान को पता चला कि उसने इसे पकड़ लिया है, उसे तुरंत वह सपना याद आ गया जो उसने देखा था। सौभाग्य से ये सिर्फ एक सपना था, अन्यथा जियाओयान वास्तव में नहीं जानता था कि खुद को कैसे जीवित रखा जाए। थोड़ा शांत होने के बाद जियाओयान ने न केवल चांदी सफेद अंतरिक्ष बल की किरण को वापस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी हथेली के ऊपर सुनहरी रोशनी के साथ चमकता हुआ एक थंडर ड्रैगन लगातार मंडरा रहा था। अंतरिक्ष बल की किरण को देखते हुए वह उत्साहित ड्रैगन की तरह दहाड़ता रहा। छोटे जिन, आप क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनहरा ड्रैगन जिसे जियाओयान लिटिल जिन कहता था, वह नौ रहस्यमयी सुनहरी बिजली थी जिसने सौभाग्य से उस समय जियाओयान की वजह से अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को बरकरार रखा था। हालांकि जियाओयान की वजह से इसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और यह एक सितारा डूजन वर्ग तक गिर गया था। हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से जियाओयान को अपने परिवार की तरह माना था। इससे जियाओयान अवाक रह गया। हालांकि जियाओयान और अन्य बच्चों के प्रति उसके स्नेह के कारण जियाओयान ने चुपचाप सहमति दे दी। आखिरकार इस नौ रहस्यमयी सुनहरी बिजली ने एक बार जियाओयान की मदद की थी। इसलिए जियाओयान ने इन 10 सालों के दौरान इसकी ताकत को फिर से हासिल करने में मदद की थी। इसने अपनी ताकत को डूशेंग वर्ग तक पहुंचने और प्रथम श्रेणी के डूशेंग बनने की भी अनुमति दी थी। हालांकि जियाओयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा सा साथी वास्तव में उसका अनुसरण करेगा। इसके अलावा इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष बल के इस झोंके को निगलना चाहता था। जियाओयान ने अपने सामने नौ रहस्यमयी सुनहरी बिजली को देखा और फिर अंतरिक्ष बल के झोंके को देखा। एक पल सोचने के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। एक पल में लिटिल जिन एक जंगली घोड़े की तरह था जो अपनी लगाम से छूट गया था। एक फ्लैश में यह अंतरिक्ष बल के झोंके के सामने प्रकट हुआ। उस छोटे सांप जैसे अंतरिक्ष बल ने भी एक खतरनाक आभा को महसूस किया। ये बार बार सिकुड़ गया और कांप उठा। लिटिल जिन ने उत्साह से उसके चारों ओर चक्कर लगाया। अचानक उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और अंतरिक्ष बल के छोटे से झोंके को लपेट लिया। छोटा सा साथी इधर उधर लुढ़कता रहा और फुफकारता रहा। अंत में कुछ ही देर बाद लिटिल जिन के मुंह से एक बेपरवाह ड्रैगन की दहाड़ निकली। वह हवा में उछला और जियाओयान की बाह पर वापस आ गया, जिसके बाद वह गहरी नींद में सो गया और उसने पहले प्राप्त की गई ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जियाओयान ने लिटिल जिन की ओर देखा, जो उसकी बाह पर लौट आया था। उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने हुओ यी की ओर देखा और पूछा, ब्लैक फ्लेम कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? जियाओयान ने जिस काली लॉ का जिक्र किया था, वह उस समय की निहिलिटी डिवोरिंग लॉ थी। उस समय ये हुनतियांदी को बंद करने के लिए स्वर्गीय लॉ चौक में लौट आई थी। हालांकि 10 साल बाद हुनतियांदी की आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी। निहिलिटी डिवोरिंग लॉ ने भी स्वर्गीय लॉ चौक को छोड़ दिया था और अपनी आज़ादी वापस पा ली थी। हालांकि सम्राट बनने की चाहत के कारण ये जियाओयान के साथ साथ चलती रही। हालांकि ये जियाओयान को अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए जियाओयान ने स्वर्गीय लॉसार के एक हिस्से को हुई के साथ मिला दिया था। इससे दोनों पक्षों को दूसरे पक्ष के अनुमानित स्थान का पता चल गया। इससे जियाओयान के साथ मामला होने के बाद उनके लिए एक दूसरे को खोजना आसान हो जाएगा। हालांकि हुई ने ये शब्द सुनने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और ऊंचे पहाड़ की चोटी को देखा, जिसका रंग लाल और सफेद था। उसकी आंखों में संदेह की एक लकीर बनी रही। कृपया अनुशंसा करें। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। जियाओयान ने हुई की नज़र का अनुसरण किया और दूर तक देखा। उसकी नज़र के अंत में बादलों को चीरती हुई एक ऊंची लाल और सफेद पर्वत चोटी थी। जियाओयान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी।
अभी अभी जब उसने इधर उधर देखा तो उसे साफ साफ लगा कि वहां कुछ जाना पहचाना सा है जो उसे आकर्षित कर रहा है, लेकिन वह एहसास पल भर में गायब हो गया। एक नजर डालने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें कुछ तो ध्यान देना चाहिए था, है ना? हुई ने अपनी दृष्टि रेखा के अंत में विशाल पर्वत शिखर को हैरान चेहरे से देखा और पूछा। ये सही है। मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन वास्तव में यह क्या है? इससे मुझे एक बहुत ही परिचित सा एहसास हुआ, लेकिन वह एहसास इतना हल्का था कि मैं उसे समझ नहीं सका। जियाओयान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और हैरान और उत्सुक चेहरे के साथ जवाब दिया। फिर उसने अपनी नजर हटा ली और अपने सिर के ऊपर आसमान की ओर देखा। लेकिन इसी वजह से अब मुझे इस दुनिया में थोड़ी दिलचस्पी भी होने लगी है, जियाओयान ने आधे मजाक और आधे गंभीरता से कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर हो यी की ओर देखा और कहा, चलो चलें। चलो चलें। देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें, जो पहले कभी यहाँ नहीं आए हैं, इतना परिचित महसूस कराता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जियोयान हवा में कदम रखने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका आकार अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस क्षण उसने अपने शरीर में डुक्यूई को प्रसारित किया, उसी क्षण जियोयान के स्थान के 1000 किलोमीटर के दायरे में एक भयंकर हवा चली। एक पल में बादल छा गए और आसमान में काले बादल छा गए। जमीन पर हवा के साथ कई ऊंचे पेड़ गिर गए। केवल जियोयान और हुओ ही खड़े रहे। वे इस तूफान से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। शुरू में जियाओयान भी अचानक हुई हर घटना से चौंक गया और उछल पड़ा। उसके बाद ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था क्योंकि वह अपने सामने सब कुछ देख रहा था। वह इन पेड़ों के गिरने से जरा भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें इंसानियत नहीं थी और दुनिया के लिए उसका कोई सम्मान नहीं था, बल्कि इस समय उसके शरीर में डुक्यूई के उदय ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया था कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वह इन चीजों की परवाह कैसे कर सकता था? ये डुक्यूई के अतिप्रवाह और टूटने का संकेत है। ऐसा लगता है कि सम्राट के वे स्रोत बेकार नहीं हैं। अब जब मैं इस स्थिति में हूँ, तो यह संभवतः सम्राट के उन स्रोतों से संबंधित है। ऐसा लगता है कि वहां जाने का विचार फिलहाल स्थगित करना पड़ेगा। एक बार जब जियाओयान ने बोलना समाप्त कर दिया, तो उसने कुछ और नहीं कहा। वह तुरंत जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करके जांच की थी। 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इंसानों और जादुई जानवरों को हो ही ने पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिस क्षेत्र में वे स्थित थे, वहां निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जियाओयान बहुत आश्वस्त था क्योंकि वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और आगामी सफलता के लिए पर्याप्त तैयारी करने लगा। जियाओयान के डुक्यू में डुक्यू उसकी मध्याह्न रेखाओं के साथ घूमता रहा और फिर स्वर्गीय अग्नि द्वारा परिष्कृत किया गया। अंत में ये डुक्यू के भंवर के केंद्र में ज्वाला भंवर में वापस आ गया। जब से जियोयान की ताकत डूडी वर्ग तक पहुंच गई थी, उसके शरीर के भीतर भंवर में भारी बदलाव आया था। डूडी स्तर तक पहुंचने से पहले हर किसी का भावर बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर करता था, जिसके बाद इसे सील कर दिया जाता था और उपयोग करने से पहले किसी के शरीर में विलीन कर दिया जाता था। लेकिन जब तक किसी की शक्ति डूडू रैंक तक पहुंच जाती है, तब तक उसके शरीर में भावर केंद्र में एक नए स्थान में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से बाहरी दुनिया से अवशोषित डुक्यूई को संग्रहित और परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। और यह स्थान व्यक्ति की शक्ति बढ़ने के साथ साथ विस्तारित भी होता रहेगा। व्यक्ति की शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके पास उतनी ही अधिक मात्रा में डुक्यूई संग्रहित होगी। यह युद्ध के दौरान डुक्यूई की खपत को बहुत कम कर सकता है। इसके अलावा इस स्थान में एक निश्चित अलगाव क्षमता भी थी। जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति व्यक्ति की अपनी शक्ति से कहीं अधिक न हो या उसके पास कोई स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति या डुक्यूई न हो, तब तक व्यक्ति के शरीर में डुक्यूई परिसंचरण को सीमित करना असंभव होगा। इससे युद्ध में कुछ छोटी मोटी हरकतों के कारण होने वाली अनावश्यक चोटों से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। आधे घंटे के बाद जियाओयान, जो आंखें बंद करके बैठा था, ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से एक तेज लौ की किरण निकली और शून्य में गायब हो गई। ओह, अंत में मैंने 10 साल तक डुक्यूई का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अब जब मैंने इसे प्रसारित किया है, तो यह वास्तव में बहुत अधिक लापरवाह है। हुई, मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ। मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करो। पिछले 10 सालों में जियाओयान हर समय अपने शरीर में डुक्यूई को दबाता रहा था। अगर ऐसा नहीं होता, तो जियाओयान पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुका होता। जियाओयान ने अपने शरीर से एक मुट्ठी भर मैला क्यूई बाहर निकाला।
उसने अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए हुओ ही से कहा। जब हुओ ही ने जियाओ यान के थोड़े कांपते हुए शब्दों को सुना, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भारी सिर हिलाया। फिर वह उछल पड़ा और जियाओ यान की रक्षा के लिए हजारों मील दूर उड़ गया। जियाओ यान शांति से बैठा रहा। उसके दोनों हाथों ने एक प्रशिक्षण मुहर बनाई। उसके शरीर में डूक्यूई ज्वाला मंत्र के क्यूई चैनलों के साथ प्रसारित होने लगी। जियाओ यान के शरीर में डूक्यूई के संचलन के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा भी लगातार जियाओ यान की ओर इकट्ठी हुई। जैसे जैसे जियाओ यान के शरीर में डूक्यूई के संचलन की गति बढ़ती गई, जियाओ यान का शरीर अनियंत्रित रूप से हवा में ऊपर उठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ने भी उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा भावर बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी ऊर्जा भावर का अनुसरण करती हुई जियाओ यान के शरीर की ओर पागलों की तरह इकट्ठी हुई। जियाओ यान के शरीर में क्यूई चैनल में प्रवेश करने के बाद इसे लगातार परिष्कृत किया गया और जियाओ यान के शरीर में रहस्यमय ज्वाला द्वारा अवशोषित किया गया। फिर इसे क्यूई चैनलों के माध्यम से भावर के बीच में ज्वाला भावर में ले जाया गया। इस समय ज्वाला भावर के भीतर का स्थान समृद्ध और शुद्ध दूध या सफेद डूक्यूई से भरा हुआ था। ये स्थान भी लगातार फैल रहा था और सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद एक सफलता को पूरा करने और एक और भी व्यापक स्थान में विकसित होने का इंतजार कर रहा था। दरार। हालांकि इस समय बाहरी दुनिया में जियाओ यान की उंगली से एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनाई दी, जिससे जियाओ यान अचानक जाग गया। इसने जियाओ यान के शरीर में धब्बेदार डूक्यूई को लगभग पागल कर दिया और उसे एक झटका लगा। ये वास्तव में जियाओ यान की शांत समुद्री भंडारण अंगूठी थी। इसे इस शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा बलपूर्वक तोड़ दिया गया था। अंदर की चीजें एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी। अगर यह एक सामान्य समय होता तो जियाओ यान स्वाभाविक रूप से परेशान नहीं होता। हालांकि जियाओ यान की आध्यात्मिक उत्पत्ति का एक हिस्सा अभी भी जियाओ यान की स्टोरेज रिंग में जेड बोतल में था। अगर जेड बोतल गलती से इस शक्तिशाली ऊर्जा से टूट गई तो जियाओ जुबान वास्तव में इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर नतीजा वाकई ऐसा ही निकला तो जियाओ यान को निश्चित रूप से जियाओ जुबान के प्रति अपने जीवन के बाकी समय में दोषी महसूस होगा। इससे वह निराश हो जाएगा और एक हृदय दानव बन जाएगा। इससे जियाओ जुबान की साधना आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाएगी। अंत में वह वास्तव में एक अपंग बन जाएगा। इसलिए जियाओ यान ने जल्दी से अपने शरीर में पागल हो रहे डूक्यू को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी डूक्यू का एक हिस्सा जेड बोतल को ऊर्जा अवरोधक से लपेटने के लिए इस्तेमाल किया ताकि उसे बचाया जा सके, जिसके बाद उसने अपनी ताकत को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जियाओ यान, जो जल्दी से जल्दी आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास नहीं हुआ कि जेड बोतल के अंदर जियाओ जुबान की आध्यात्मिक उत्पत्ति का धागा, जिसे संरक्षित किया जा रहा था, लगातार सम्राट सार को अवशोषित कर रहा था, जो जियाओ यान की सफलता से इकट्ठा हुआ था। जीवन ऊर्जा के धागे भी इससे निकल रहे थे। यह एक विशाल सोए हुए ड्रैगन की तरह था जो अपने शरीर को घुमा रहा था। हालांकि जियाओ यान के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हो रहा था। हुओ ये भी दूर से जियाओ यान की रक्षा कर रहा था। स्वाभाविक रूप से इस छोटी सी जेड बोतल में क्या हो रहा था, यह कोई नहीं जानता था। सिफारिश टिकट। अनुशंसा टिकट। मैं एक सिफारिश टिकट के लिए भीख मांगता हूँ। मैं घुटने टेकने वाला हूँ। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। खंड 1 अध्याय 5 दिव्य रक्त रेखा। विशाल जंगल के खुले स्थान में ऐसा लग रहा था मानो जंगल अभी अभी किसी महान युद्ध से गुजरा हो। आसपास के पेड़ उखड़ गए थे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जमीन भी टूटे हुए पुराने पेड़ों से ढकी हुई थी। केवल हवा में पैर मोड़कर बैठी हुई आकृति ने अभी भी बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और हवा में लहरा रहे थे, जिससे सीटी जैसी आवाजें आ रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा भंवर अत्यंत तीव्र गति से घूम रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई को इकट्ठा कर रहा था तथा भूतों के विलाप और भेड़ियों के चिल्लाने जैसी सीटी जैसी आवाजें निकाल रहा था। आकाश और पृथ्वी के बीच कुछ स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी, जिससे यह और भी अधिक क्रूर और डरावना लगने लगा। इस समय जियाओ यान के शरीर के भीतर डूक्यूई घनी तरह से भरा हुआ था। यह एक फुला हुआ गुब्बारा जैसा था जो लगातार सिकुड़ रहा था और फैल रहा था। वह विशेष स्थान लगातार लिंकी को भी अवशोषित कर रहा था जिसे जियाओ यान ने परिष्कृत किया था। हालांकि
वह लिंग की भंडारण स्थान, जो लगातार सिकुड़ता और फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, अभी भी अतुलनीय रूप से दृढ़ था, क्योंकि यह अपने प्रतिबंधों को तोड़कर फटने वाला था। ये देखकर जियाओ यान ने और भी पागलपन से फ्लेम मंत्र का संचालन किया। उसके मेरिडियन में डूबी हुई बेतहाशा बढ़ गया। स्वर्गीय ज्वाला तेजी से उसके मेरिडियन से गुजरी, जिससे जियाओ यान ने बाहरी दुनिया से जो आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित की थी, उसे परिष्कृत किया। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। आध्यात्मिक क्यूई के अधिकांश भाग में सम्राट का स्रोत था। हालांकि जियाओ यान की स्वर्गीय ज्वाला सम्राट के स्रोत को परिष्कृत करने में असमर्थ थी। जब स्वर्गीय ज्वाला ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को परिष्कृत किया, तो उसे सम्राट के स्रोत को इससे हटाना पड़ा। इससे जियाओ यान का स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का अवशोषण और भी धीमा हो गया। यदि यह जारी रहा, तो अंतिम परिणाम निश्चित रूप से विफलता होगी। हालांकि इस समय कहीं और से एक अतुलनीय भयंकर चूषण बल आया। यह अज्ञात था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन चूषण बल ने वास्तव में केवल सम्राट के स्रोत को अवशोषित किया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सम्राट के स्रोत को इस समय एक आदेश मिला था, और वह तेजी से चूषण बल की दिशा में बह गया। जिस गति से जियाओ यान ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया, वह भी बढ़ गई। शुद्ध डू क्यूई की लहरें अजीब जगह में बह गईं, जिससे अंदर की डू क्यूई लगातार बढ़ रही थी। अंतरिक्ष भी अधिक से अधिक फूल गया। ये स्पष्ट था कि अंतरिक्ष अंतिम टूटने से बहुत दूर नहीं था। हालांकि जियाओ यान ने थोड़ा सा मुंह बनाया। यह अनजान आदमी कहाँ से आया? उसने तो हुओई के पहरे को भी तोड़ दिया। अब यदि कोई उस स्थान को जहाँ जियो यान अब था, बाहर से देखे, तो उसे पता चलेगा कि विशाल ऊर्जा भावर जो तब दिखाई दिया था जब जियो यान लगातार साधना कर रहा था और तोड़ रहा था, अब दो हो गए थे। उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि जियाओ यान के पीछे का भावर दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली और दबंग आभा निकल रही थी। दूसरी ओर का भावर दुनिया के डी एसेंस को अवशोषित कर रहा था। दूधिया सफेद सम्राट का स्रोत हवा में नाचता हुआ लग रहा था। ये धीरे धीरे घूमता हुआ दूध जैसे तरल की एक रहस्यमयी बूंद में संघनित हो गया, और एक पल में शून्य में गायब हो गया। हालांकि दूधिया सफेद भावर बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पूरा सम्राट का स्रोत ऊपर खींच लिया गया था, जो बेहद जादुई लग रहा था। दोनों द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा अलग अलग थी, जिसके कारण विशाल ऊर्जा भावर का रंग भी अलग अलग था, जो एक क्षेत्र को कवर कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो दो विशालकाय जानवर दुनिया की ऊर्जा के लिए लड़ रहे हों। दूर से देखने पर यह एक अनोखा एहसास देता था। हुओई, जो 100 मील दूर था, ये दृश्य देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तार्किक रूप से कहें तो उसकी शक्ति के तहत किसी के लिए भी उसकी सुरक्षा के तहत घुसना असंभव था, जियो यान के 100 फीट के भीतर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें फिर से ढीली पड़ गईं। इसके बजाय उसने अजीब ऊर्जा भावर को उत्सुकता से देखा, क्योंकि उसने पाया कि जियाओ यान, जो मूल रूप से धीरे धीरे साधना कर रहा था, कहीं से भी आए एक अकथनीय भावर के कारण धीरे धीरे तेज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अज्ञात चूषण बल जियाओ यान की मदद कर रहा था। जियाओ यान की प्रशिक्षण गति में वृद्धि का मतलब ये भी था कि जियाओ यान सफलता के एक कदम करीब था। उसे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? वह चीज क्या है? ये बड़े भाई जियाओ यान की मदद क्यों कर रही है? हुई जियाओ यान के लिए खुश था, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी था। जियाओ यान के शरीर के चारों ओर हवा लगातार बह रही थी, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई लगातार जियाओ यान के शरीर में बह रही थी। ज्वाला मंत्र अत्यंत तेज गति से काम कर रहा था, और उसके शरीर में रहस्यमय ज्वाला लगातार धब्बेदार ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित कर रही थी। अजीब अंतरिक्ष में डुक्यूई बेहद समृद्ध था, और अंतरिक्ष अवरोध लगातार कांप रहा था, और दरारें दिखाई दी थीं। जब से जियाओ यान ने इन दरारों की खोज की है, वह और भी अधिक उत्साहित है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने के लिए और भी अधिक मेहनत की, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सम्राट स्रोत भी अत्यंत तेज गति से दूसरी दिशा में इकट्ठा हो रहा था। इसके तुरंत बाद एक तीखी चटक ध्वनि के साथ एक जोरदार आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आसमान में उड़ी, अपने साथ हवा के झोंके लेकर आई, मानो एक विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ रहा हो। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों के सामने एक रोशनी चमक उठी। फिर वह खड़ा हो गया, और एक चटकने वाली आवाज के साथ जियाओ यान ने मुट्ठी के कौशल का एक सेट दिखाया। अंत में जियाओ यान ने एक लंबी सांस छोड़ी, और उत्साह से खुद से बड़बड़ाया,
कुछ कर गुजरने का एहसास सचमुच कुछ ऐसा है जिसे मैंने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। ये वाकई बहुत आरामदायक है। फिर उसने फिर से चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। अजीब भंवर गायब हो गया था। जियोयान ने एक पल के लिए सोचा और फिर इसके बारे में नहीं सोचा। आखिरकार उसने कुछ भी नहीं खोया था और उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फटे हुए शांत सागर भंडारण रिंग को देखते हुए वह झुक गया और जैड की बोतल को अपनी बाहों में रख लिया। फिर उसने अपना हाथ शून्य में लहराया और एक अंधेरी जगह की दरार दिखाई दी। उसने अन्य वस्तुओं को उसमें डाल दिया। फिर वह मुड़ा और होई की दिशा में उड़ गया। जियाओयान की मौजूदा ताकत के साथ वह अपनी इच्छानुसार शून्य को फाड़ सकता था। अभी ये सिर्फ एक जगह थी जिसे जियाओयान ने सुविधा के लिए अस्थायी रूप से खोला था। हालांकि जिस समय जियोयान ने जैड की बोतल अपनी बाहों में रखी, जैड की बोतल से एक हल्की रोशनी निकली और यहाँ तक कि जियोयान ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय जियाओयान से हजारों मील दूर एक शानदार ढंग से सजाए गए हॉल में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अपने सामने पत्थर की मेज के बीच में रखे एक क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया, जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अपनी आंखें चौड़ी करके और मुंह चौड़ा करके अपने सामने रखे क्रिस्टल बॉल को घूर रहा था। वह अपने सामने रखे क्रिस्टल बॉल को तब तक देखता रहा जब तक कि क्रिस्टल बॉल की रोशनी खत्म नहीं हो गई, और फिर वह उत्साह से चिल्लाया, दिव्य रक्त रेखा! हा 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 हा! भगवान वास्तव में मेरे जियो कबीले की मदद कर रहे हैं। हा 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 हा! उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि उनकी आवाज गिरती, उनका शरीर एक झटके में हॉल से गायब हो गया और हॉल में केवल जोरदार और वीरतापूर्ण गूंज की ध्वनियां ही गूंजती रहीं। बूढ़े आदमी के अचानक गायब हो जाने के बाद कुछ पल की खामोशी के बाद क्रिस्टल बॉल अचानक फिर से चमक उठी। इस बार रोशनी पिछली सुनहरी रोशनी से भी ज्यादा चमकीली थी। इसने वास्तव में एक शानदार 7 रंग की रोशनी उत्सर्जित की, जिसने पूरे हॉल को चकाचौंध कर दिया। यह अफसोस की बात थी कि बूढ़ा आदमी पहले ही जा चुका था। उसे इस चमकदार दृश्य को फिर से देखने का मौका नहीं मिला। कृपया मेरी सिफारिश करें, वोट दें, वोट दें। अनुशंसा टिकट की तलाश में है। अनुशंसा टिकट। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। एक अंधेरे गुप्त कमरे में काले लबादे पहने कई लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस अंधेरे गुप्त कमरे का माहौल खास तौर पर दमनकारी था। उनमें से एक ने अचानक गहरी आवाज में पूछा, जो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, तीसरे भाई, आपने पवित्र रक्त क्रिस्टल की ठीक से रक्षा क्यों नहीं की? आपने हमें इतनी जल्दी में परिवार के गुप्त कमरे में क्यों बुलाया? मुझे मत बताओ कि तुम इतनी जल्दी अपना गुस्सा नहीं रोक सकते। पहले तो तुम 4-5 साल तक ही संयम बरतते तो ठीक रहता, लेकिन इस बार तो तुमने अपने दूसरे भाई के साथ 1 महीने से भी कम समय के लिए ही काम संभाला है। क्या तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ना चाहते हो? तुम जो कर रहे हो वह थोड़ा ज्यादा है। क्या तुम जेल में बंद होना चाहते हो? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई उसमें छिपे गुस्से को सुन सकता था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वे यह नहीं बता पा रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में एक काली पोशाक पहने व्यक्ति, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। काली पोशाक के नीचे बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और अपने सामने खड़े सभी लोगों को देख रहा था। आज मैं आलसी होकर काम छोड़ना नहीं चाहता। बात बस इतनी है कि मुझे भविष्य में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी की उदासीन आवाज सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। वे थोड़े नाखुश लग रहे थे। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी को लगा कि उनके आसपास का तापमान बढ़ गया है। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति का वस्त्र भी फड़फड़ाने लगा। ये स्थिति देखकर बूढ़े व्यक्ति ने भी जल्दी से अपना मजाकिया चेहरा बंद कर लिया। काले लबादे के नीचे उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सबको ये घना अंधेरा दिन की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वे और कुछ नहीं बोले। गुप्त कमरे में बढ़ता तापमान और भयावह आभा धीरे धीरे शांत हो गई। जब सबका मूड गंभीर हो गया, तो वही पुरानी हंसी भरी आवाज फिर से बोली। इस बार उसमें पहले वाला मजाकिया लहजा नहीं था, बल्कि वह बहुत गंभीर और सावधान थी। उसने भीड़ में सबसे लंबे काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा। काले वस्त्र के कारण उस व्यक्ति की आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन किसी कारण से उन दोनों ने चुपचाप अपना सिर उठाया और एक दूसरे को देखा। अगर काला लबादा न होता, तो यह 4 आंखों के मिलने जैसा दृश्य होता।
कुछ देर सांस लेने के बाद बूढ़ी आवाज ने धीरे से कहा, ये सही है। संत रक्त क्रिस्टल प्रकाशित हो गया, और यह एक देव स्तर की रक्त रेखा है। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इससे जो माहौल अभी गंभीर हो गया था, वह पुनः जीवंत हो गया। सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सेंट ब्लड क्रिस्टल उनके परिवार की समृद्धि का अग्रदूत था। उन्होंने कई सालों तक सेंट ब्लड क्रिस्टल की रखवाली की थी, इस उम्मीद में कि एक दिन सेंट ब्लड क्रिस्टल, जो उनके परिवार की आशा का प्रतिनिधित्व करता है, चमक उठेगा। क्योंकि जब तक संत रक्त क्रिस्टल चमकता रहता था, इसका मतलब था कि परिवार का कोई वंशज इस महाद्वीप पर वापस आ गया है। इसके अलावा ये केवल एक उत्कृष्ट जूनियर होगा जिसके पास अत्यंत सघन रक्तरेखा शक्ति और उत्कृष्ट प्रतिभा होगी। उस समय ये वह समय होगा जब कबीला समृद्ध होगा। लेकिन अब उनकी लंबी सुरक्षा ने आखिरकार रंग दिखाया। सेंट ब्लड क्रिस्टल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल नहीं हुआ था। धमाका! अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा तूफान ने पूरे गुप्त कमरे में तबाही मचा दी, पूरे गुप्त कमरे को घेर लिया। इसने धीरे धीरे बंद होने से पहले बाहर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। जब से आत्मा का तूफान आया, गुप्त कमरे में मौजूद सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और बोलना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और चुपचाप अपनी सीटों पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। अचानक जो बुजुर्ग पहले बोला था, वह पुनः गंभीरता से बोलने लगा। तीसरे बुजुर्ग, आपने वास्तव में हमारे सामने इतने बड़े मामले पर मजाक करने की हिम्मत की और समय में देरी की। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तीसरे बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह समझ गया कि परिवार का पहला बुजुर्ग अब सचमुच गुस्से में है। इस प्रकार उसने जल्दी से उत्तर दिया, मैं जियो मिंगयुआन दोषी हूँ। कृपया मुझे सजा दीजिए। प्रथम बुजुर्ग, हालांकि जियाओ मिंगयुआन जियाओ कबीले का तीसरा बड़ा आदमी था, लेकिन वह बहुत ही चंचल था और संत रक्त क्रिस्टल की ठीक से रखवाली नहीं करता था। वह अक्सर परिवार से बाहर निकल जाता था और बहुत सारी परेशानियां खड़ी करता था। परिवार के उच्च पदस्थ लोग समझ नहीं पाते थे कि हंसे या रोएं। यदि ये तथ्य न होता कि उसने केवल कुछ छोटी मोटी परेशानी खड़ी की थी और वह परिवार का तीसरा बड़ा सदस्य था, तो उसे परिवार द्वारा बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होता। बुजुर्गों की परिषद ने उसे हर संभव तरीके से मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अभी भी उदासीन था और जो कुछ भी करना चाहता था, वह करता था। इस साल तक सेंट ब्लड क्रिस्टल की रक्षा करने की बारी फिर से तीसरे एल्डर की थी। अगर समय रहते पहले एल्डर एकांत से बाहर नहीं आते और पिछले कुछ सालों के मामलों के बारे में नहीं जानते और अपनी अत्याचारी ताकत और पारिवारिक नियमों का इस्तेमाल करके उसे दबा नहीं देते, तो शायद वह इस समय फिर से भाग जाता। लेकिन सौभाग्य से वह पहले बड़े के प्रति बहुत सम्मान रखता था। परिवार के नियमों के अलावा उसने फिर से बाहर भागने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब दूसरे एल्डर से पदभार संभाले हुए उसे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, और उसने वास्तव में सभी एल्डर को फिर से बुलाया। इससे उसके चरित्र को जानने वाले एल्डर्स काफी दुखी हो गए। पहला एल्डर भी बेहद दुखी था। आखिरकार आधे दिन तक हंगामा करने के बाद जियाओ मिंगयुआन सिर्फ हार मान सकता था और पहले एल्डर की सजा स्वीकार कर सकता था। एल्डर जियाओ मिंगयुआन को परिवार के बड़े मामले के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट करने में देरी की। इस प्रकार उन्हें 1 महीने के लिए कारावास की सजा दी गई। लेकिन परिवार के बड़े मामले की रिपोर्ट करने में एल्डर जियाओ मिंगयुआन की योग्यता को देखते हुए उस व्यक्ति का पता लगाने और उसे परिवार में वापस लाने का काम आपको दिया जाएगा। एल्डर जियाओ मिंगयुआन, क्या आपको कोई आपत्ति है? प्रथम एल्डर ने शियाओ मिंगयुआन को घूरते हुए निर्विवाद स्वर में पूछा। शियाओ मिंगयुआन ने थोड़ा झुककर प्रथम एल्डर को उत्तर दिया। प्रथम बुजुर्ग को उत्तर देते हुए, जियो मिंगयुआन को कोई आपत्ति नहीं है। इस समय वह अपने दिल में प्रथम बुजुर्ग की सजा से बेहद खुश था। वह प्रथम बुजुर्ग का शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया, तो उसे कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? हालांकि उसे 1 महीने के लिए बंदी बनाया गया था, लेकिन जब उसने सोचा कि 1 महीने के बाद वह परिवार को कैसे छोड़ पाएगा, तो यह 1 महीना कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उसने स्वाभाविक रूप से सजा को बहुत सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रथम एल्डर ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह परिवार को छोड़ने का बहाना ढूंढ सके। किसी भी मामले में इस तरह से न केवल वह इस उपद्रवी जियाओ मिंगयुआन से छुटकारा पा सकता था, बल्कि वह दैवीय वंश के साथ कबीले के सदस्य को भी पा सकता था। क्यों नहीं? अन्य एल्डर स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे, लेकिन वे केवल अपने होठों को सिकुड़कर सहमति में सिर हिला सकते थे। आखिरकार प्रथम एल्डर ने बोल दिया था, तो कौन किसी पर आपत्ति करने की हिम्मत करेगा? जब मामला वितरित हो गया और बुजुर्गों ने अपना सामान समेट लिया,
तो प्रथम बुजुर्ग ने अपनी आभा छोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, आज का मामला किसी से संबंधित नहीं है। हमारे और परिवार के मुखिया के अलावा किसी और को आज जो हुआ उसके बारे में जानने की अनुमति नहीं है। अगर हमें पता चला कि किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता है, तो उन सभी को मार डालो। प्रथम बुजुर्ग के शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण थे, लेकिन सभी यह भी समझते थे कि यह सब परिवार के भविष्य के लिए था, इसलिए सभी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हाँ, बड़ों की प्रतिक्रिया देखकर पहले बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे उसका आकार अंधेरे गुप्त कमरे में विलीन हो गया। बुजुर्ग भी पीछे हट गए और क्रमशः गुप्त कमरे से बाहर निकल गए। इस समय जियोयान, जो हजारों मील दूर था, हुई के साथ ऊंचे पहाड़ की ओर उड़ रहा था। अगर वे पैदल नहीं चलते तो उन्हें पता नहीं चलता। एक बार जब वे चले तो उन्हें झटका लगा। यह अप्रत्याशित था कि यह छोटी सी दूरी वास्तव में जियाओयान की गति से यात्रा करने में काफी समय ले रही थी। इससे वे दोनों असहाय महसूस करने लगे। कृपया मुझे सिफारिश करें, आपके वोट मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। एक अंधेरे गुप्त कमरे में काले लबादे पहने कई लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस अंधेरे गुप्त कमरे का माहौल खास तौर पर दमनकारी था। उनमें से एक ने अचानक गहरी आवाज में पूछा, जो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, तीसरे भाई, आपने पवित्र रक्त क्रिस्टल की ठीक से रक्षा क्यों नहीं की? आपने हमें इतनी जल्दी में परिवार के गुप्त कमरे में क्यों बुलाया? मुझे मत बताओ कि तुम इतनी जल्दी अपना गुस्सा नहीं रोक सकते। पहले तो तुम 4-5 साल तक ही संयम बरतते तो ठीक रहता, लेकिन इस बार तो तुमने अपने दूसरे भाई के साथ 1 महीने से भी कम समय के लिए ही काम संभाला है। क्या तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ना चाहते हो? तुम जो कर रहे हो वह थोड़ा ज्यादा है। क्या तुम जेल में बंद होना चाहते हो? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई उसमें छिपे गुस्से को सुन सकता था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वे यह नहीं बता पा रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में एक काली पोशाक पहने व्यक्ति, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। काली पोशाक के नीचे बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और अपने सामने खड़े सभी लोगों को देख रहा था। आज मैं आलसी होकर काम छोड़ना नहीं चाहता। बात बस इतनी है कि मुझे भविष्य में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी की उदासीन आवाज सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। वे थोड़े नाखुश लग रहे थे। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी को लगा कि उनके आसपास का तापमान बढ़ गया है। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति का वस्त्र भी फड़फड़ाने लगा। ये स्थिति देखकर बूढ़े व्यक्ति ने भी जल्दी से अपना मजाकिया चेहरा बंद कर लिया। काले लबादे के नीचे उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सबको ये घना अंधेरा दिन की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वे और कुछ नहीं बोले। गुप्त कमरे में बढ़ता तापमान और भयावह आभा धीरे धीरे शांत हो गई। जब सबका मूड गंभीर हो गया, तो वही पुरानी हंसी भरी आवाज फिर से बोली। इस बार उसमें पहले वाला मजाकिया लहजा नहीं था, बल्कि वह बहुत गंभीर और सावधान थी। उसने भीड़ में सबसे लंबे काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा। काले वस्त्र के कारण उस व्यक्ति की आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन किसी कारण से उन दोनों ने चुपचाप अपना सिर उठाया और एक दूसरे को देखा। अगर काला लबादा न होता, तो यह 4 आंखों के मिलने जैसा दृश्य होता। कुछ देर सांस लेने के बाद बूढ़ी आवाज ने धीरे से कहा, ये सही है। संत रक्त क्रिस्टल प्रकाशित हो गया, और यह एक देव स्तर की रक्तरेखा है। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इससे जो माहौल अभी गंभीर हो गया था, वह पुनः जीवंत हो गया। सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सेंट ब्लड क्रिस्टल उनके परिवार की समृद्धि का अग्रदूत था। उन्होंने कई सालों तक सेंट ब्लड क्रिस्टल की रखवाली की थी, इस उम्मीद में कि एक दिन सेंट ब्लड क्रिस्टल, जो उनके परिवार की आशा का प्रतिनिधित्व करता है, चमक उठेगा। क्योंकि जब तक संत रक्त क्रिस्टल चमकता रहता था, इसका मतलब था कि परिवार का कोई वंशज इस महाद्वीप पर वापस आ गया है। इसके अलावा ये केवल एक उत्कृष्ट जूनियर होगा जिसके पास अत्यंत सघन रक्तरेखा शक्ति और उत्कृष्ट प्रतिभा होगी। उस समय ये वह समय होगा जब कबीला समृद्ध होगा। लेकिन अब उनकी लंबी सुरक्षा ने आखिरकार रंग दिखाया। सेंट ब्लड क्रिस्टल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल नहीं हुआ था। धमाका! अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा तूफान ने पूरे गुप्त कमरे में तबाही मचा दी, पूरे गुप्त कमरे को घेर लिया। इसने धीरे धीरे बंद होने से पहले बाहर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। जब से आत्मा का तूफान आया,
गुप्त कमरे में मौजूद सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और बोलना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और चुपचाप अपनी सीटों पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। अचानक जो बुजुर्ग पहले बोला था वह पुनः गंभीरता से बोलने लगा। तीसरे बुजुर्ग, आपने वास्तव में हमारे सामने इतने बड़े मामले पर मजाक करने की हिम्मत की और समय में देरी की। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तीसरे बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह समझ गया कि परिवार का पहला बुजुर्ग अब सचमुच गुस्से में है। इस प्रकार उसने जल्दी से उत्तर दिया, मैं जियो मिंगयुआन दोषी हूँ। कृपया मुझे सजा दीजिए। प्रथम बुजुर्ग, हालांकि जियाओ मिंगयुआन जियाओ कबीले का तीसरा बड़ा आदमी था, लेकिन वह बहुत ही चंचल था और संत रक्त क्रिस्टल की ठीक से रखवाली नहीं करता था। वह अक्सर परिवार से बाहर निकल जाता था और बहुत सारी परेशानियां खड़ी करता था। परिवार के उच्च पदस्थ लोग समझ नहीं पाते थे कि हंसे या रोएं। यदि ये तथ्य न होता कि उसने केवल कुछ छोटी मोटी परेशानी खड़ी की थी और वह परिवार का तीसरा बड़ा सदस्य था, तो उसे परिवार द्वारा बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होता। बुजुर्गों की परिषद ने उसे हर संभव तरीके से मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अभी भी उदासीन था और जो कुछ भी करना चाहता था वह करता था। इस साल तक सेंट ब्लड क्रिस्टल की रक्षा करने की बारी फिर से तीसरे एल्डर की थी। अगर समय रहते पहले एल्डर एकांत से बाहर नहीं आते और पिछले कुछ सालों के मामलों के बारे में नहीं जानते और अपनी अत्याचारी ताकत और पारिवारिक नियमों का इस्तेमाल करके उसे दबा नहीं देते, तो शायद वह इस समय फिर से भाग जाता। लेकिन सौभाग्य से वह पहले बड़े के प्रति बहुत सम्मान रखता था। परिवार के नियमों के अलावा उसने फिर से बाहर भागने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब दूसरे एल्डर से पदभार संभाले हुए उसे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और उसने वास्तव में सभी एल्डर को फिर से बुलाया। इससे उसके चरित्र को जानने वाले एल्डर्स काफी दुखी हो गए। पहला एल्डर भी बेहद दुखी था। आखिरकार आधे दिन तक हंगामा करने के बाद जियाओ मिंगयुआन सिर्फ हार मान सकता था और पहले एल्डर की सजा स्वीकार कर सकता था। एल्डर जियाओ मिंगयुआन को परिवार के बड़े मामले के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट करने में देरी की। इस प्रकार उन्हें 1 महीने के लिए कारावास की सजा दी गई। लेकिन परिवार के बड़े मामले की रिपोर्ट करने में एल्डर जियाओ मिंगयुआन की योग्यता को देखते हुए उस व्यक्ति का पता लगाने और उसे परिवार में वापस लाने का काम आपको दिया जाएगा। एल्डर जियाओ मिंगयुआन, क्या आपको कोई आपत्ति है? प्रथम एल्डर ने शियाओ मिंगयुआन को घूरते हुए निर्विवाद स्वर में पूछा। शियाओ मिंगयुआन ने थोड़ा झुककर प्रथम एल्डर को उत्तर दिया। प्रथम बुजुर्ग को उत्तर देते हुए, जियो मिंगयुआन को कोई आपत्ति नहीं है। इस समय वह अपने दिल में प्रथम बुजुर्ग की सजा से बेहद खुश था। वह प्रथम बुजुर्ग का शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया, तो उसे कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? हालांकि उसे 1 महीने के लिए बंदी बनाया गया था, लेकिन जब उसने सोचा कि 1 महीने के बाद वह परिवार को कैसे छोड़ पाएगा, तो यह 1 महीना कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उसने स्वाभाविक रूप से सजा को बहुत सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रथम एल्डर ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह परिवार को छोड़ने का बहाना ढूंढ सके। किसी भी मामले में इस तरह से न केवल वह इस उपद्रवी जियाओ मिंगयुआन से छुटकारा पा सकता था, बल्कि वह दैवीय वंश के साथ कबीले के सदस्य को भी पा सकता था। क्यों नहीं? अन्य एल्डर स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थे, लेकिन वे केवल अपने होठों को सिकुड़कर सहमति में सिर हिला सकते थे। आखिरकार प्रथम एल्डर ने बोल दिया था, तो कौन किसी पर आपत्ति करने की हिम्मत करेगा? जब मामला वितरित हो गया और बुजुर्गों ने अपना सामान समेट लिया, तो प्रथम बुजुर्ग ने अपनी आभा छोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, आज का मामला किसी से संबंधित नहीं है। हमारे और परिवार के मुखिया के अलावा किसी और को आज जो हुआ उसके बारे में जानने की अनुमति नहीं है। अगर हमें पता चला कि किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता है, तो उन सभी को मार डालो। प्रथम बुजुर्ग के शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण थे, लेकिन सभी यह भी समझते थे कि यह सब परिवार के भविष्य के लिए था, इसलिए सभी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हाँ, बड़ों की प्रतिक्रिया देखकर पहले बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे उसका आकार अंधेरे गुप्त कमरे में विलीन हो गया। बुजुर्ग भी पीछे हट गए और क्रमशः गुप्त कमरे से बाहर निकल गए। इस समय जियोयान, जो हजारों मील दूर था, होई के साथ ऊंचे पहाड़ की ओर उड़ रहा था। अगर वे पैदल नहीं चलते तो उन्हें पता नहीं चलता। एक बार जब वे चले, तो उन्हें झटका लगा। यह अप्रत्याशित था कि यह छोटी सी दूरी वास्तव में जियाओ यान की गति से यात्रा करने में काफी समय ले रही थी। इससे वे दोनों असहाय महसूस करने लगे। कृपया मुझे सिफारिश करें, आपके वोट मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए पाठ का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन